Audio Jungle. हेलो साथियों, नमस्कार। रेट 2025 लेवल 2 के लिए सामाजिक अध्ययन संपूर्ण कोर्स पर आधारित वन लाइनर क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं साथियों। कुल 60 क्वेश्चन होंगे इस सीरीज में, और ये सीरीज कौन सी चल रही है? 8 नंबर वाली सीरीज है साथियों। कुल 60 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, विस्तृत व्याख्या सहित देखने वाले हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहे साथियों। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज को, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें साथियों, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र इस सीरीज का फायदा उठा सके। तो शुरू करते हैं सीरीज को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। साथियों देखो, यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला, यहाँ पर आपको याद रखना है अंजना देवी। ये चौधरी है, अंजना देवी चौधरी। यह रामनारायण चौधरी की पत्नी है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, बहुविवाह का प्रकार है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह एवं समूह, द्विपत्नी विवाह आदि। राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं? तो यहाँ पर जिले याद रखेंगे। 2011 के अनुसार राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 15। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में गुजरने वाला सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे छोटा राजमार्ग की बात करें तो साथियों याद रखें NH 71B। ये राजस्थान में केवल अलवर जिले में है। और कितना किलोमीटर है? तो याद रखना यहाँ पर 4.7 किलोमीटर। पांचवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। पीटक क्या है? पीटक बौद्ध धर्म ग्रंथ है ये, या बौद्ध धर्म ग्रंथ से संबंधित है। पीटक 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विनय पिटक, और विनय पिटक में क्या है? मठ के भिक्षुओं के निर्देश होते हैं। क्या होते हैं इसमें? विनय पिटक में मठ के भिक्षुओं के निर्देश होते हैं। सूत्र पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सार होता है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सार किसमें होता है? सूत्र पिटक में। अभिधम्म की बात करें तो साथियों अभिधम्म पिटक में आपको याद रखना है 7 संग्रह। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों की दार्शनिक रूप से व्याख्या की गई है। तीनों पिटकों की भाषा क्या है? तीनों पिटकों की भाषा आपको याद रखनी है पाली भाषा है साथियों। कौन सी भाषा है? पाली भाषा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश की बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन क्या है, किस धातु का आयात है सैंधव निवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण? तो यहाँ पर देखो, किस धातु का आयात सैंधव निवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण था? धातु एवं बहुमूल्य पत्र। क्या महत्वपूर्ण था इनके लिए? धातु एवं बहुमूल्य पत्र। बहुमूल्य पत्र आपको याद रखना है यहाँ पर। 8वां क्वेश्चन है, आर्यकाल तथा हड़प्पा काल में प्रमुख असमानता। तो असमानता, हड़प्पा नगरीय तथा ग्राम सभ्यता थी। हड़प्पा नगरीय तथा ग्राम सभ्यता थी। और आर्यों का समाज 4 वर्णों में विभक्त था। आर्य युद्ध शस्त्रों और युद्ध कला में अधिक निपुण थे। ये तीनों फैक्ट यहाँ पर याद रखिएगा। 9वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ऋग्वेद 4 वेदों में प्राचीनतम है। इसमें प्रमुख रूप से किन देवताओं की स्तुति की गई है? तो प्रमुख देवता कौन कौन से हैं? जैसे अग्नि, शनि, वरुण, ये सब इसमें आएंगे। 10वां क्वेश्चन है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द क्यूरेरे से हुई? तो लैटिन भाषा का शब्द है ये आपको यहाँ पर याद रखना साथियों।
कौन सी भाषा? लैटिन भाषा। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया के पुनः पाठ योजना में कितने मिनट का समय लगता है? तो यहाँ पर जो समय दिया गया वो आपको बताना है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया के अंग पुनः पाठ योजना में कितने मिनट का समय दिया जाता है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 10 मिनट। 12 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है? शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं को किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएं जो होती है उसको किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए? तो ये आप यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, पाठ्य वस्तु विशेषता। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का अंग है। अब यहाँ पर क्या बताएंगे? सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का जो अंग है वो क्या है? पाठ योजना का निर्माण है, शिक्षण है, पुनः शिक्षण, ये सब इसमें आएंगे। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत होना चाहिए। कैसा सिद्धांत होना चाहिए? क्रियाशीलता का, विविधता का, उपयोगिता का। तो यहाँ याद रखना साथियों, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत परीक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए। ये दोनों फैक्ट आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन क्या है? सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। क्या सहायक होता है? ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति। प्रत्येक इकाई के साथ मूल्यांकन करने को कहा जाता है। प्रत्येक इकाई के साथ मूल्यांकन करने को क्या बोलते हैं? सतत मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। ये देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? ये जितने भी क्वेश्चन है साथियों, ये पिछले प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। रीट, सीटेट, आरटेट, इन सब में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर देख रहे हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? अब यहाँ पर वह कथन जो उच्च प्राथमिक स्तर पर सही वर्णन करता है वो कौन सा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का यहाँ सही वर्णन करने वाला जो कथन है वो है, यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक विज्ञान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर बताना है सामाजिक विज्ञान के बारे में कौन सा कथन सही है। तो सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। यह भी बिल्कुल सही है। शिक्षक छात्रों का सही मूल्यांकन कर पाएगा यदि उद्देश्य सही हो। तो शिक्षक छात्रों का सही मूल्यांकन कब कर सकता है? यदि उद्देश्य क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए। उनके उद्देश्य अगर सही है तो शिक्षक छात्रों का सही मूल्यांकन कर सकता है। आगे देखो यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन है, हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ? तो यहाँ पर सन बताना है 1539 में, और चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। और विजयी कौन हो गया था यहाँ? तो शेरशाह विजयी हुआ था साथियों। शेरशाह विजयी हुआ था और तथा शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की। यहाँ पर देखो, युद्ध से भागते समय निजाम रुक्का नामक एक चिश्ती ने अपनी मशक के सहारे हुमायूं को नदी पार कराकर उसकी जान बचाई थी। ये स्टोरी भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे साथियों। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है ये। किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी? कौन सा मुगल बादशाह था जिसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी? हुमायूं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? किस राजपूत राजा ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया? किस राजपूत राजा ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया? कौन था वो? राणा प्रताप। और मेवाड़ का महाराणा प्रताप जिसने अकबर का प्रतिरोध किया, वह 1572 में उदय सिंह की मृत्यु पश्चात शासक बना। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए समझौते प्रस्ताव भेजे जो
सभी असफल रहे। कितने? 4 प्रस्ताव भेजे थे इन्होंने, 4 समझौते प्रस्ताव भेजे जो सभी असफल रहे। किसने भेजे थे प्रस्ताव? अकबर ने भेजे थे महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, लेकिन ये सभी असफल रहे। मेवाड़ का महाराणा प्रताप जिसने अकबर का प्रतिरोध किया। क्वेश्चन है 23 नंबर का, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो, यहां पर याद रखना आप, सर टॉमस रो है ये, किस मुगल शासक के काल में भारत में आया था? सर टॉमस रो ये भारत में कब आए थे? तो यहां पर क्या याद रखेंगे? जहांगीर के शासनकाल में ये भारत में आए थे। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो मुगल शासक जहांगीर के काल में भारत में आए थे साथियों। जहांगीर के समय सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी विलियम हॉकिंस 1608 में भारत आया। जहांगीर ने इसको 400 का मनसब दिया था, 400 का मनसब प्रदान किया। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से प्रथम राजदूत की बात करें तो साथियों आप क्या याद रखेंगे यहाँ पर? सर टॉमस रो, सर टॉमस रो 1615 में भारत में आया था साथियों। इसने जहांगीर से 10 जनवरी 1616 को अकबर का किला अजमेर में मुलाकात की। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ब्रिटिश काल में अगर बात करें साथियों, क्वेश्चन देखो कितना महत्वपूर्ण है ये, ब्रिटिश काल की बात हो रही है। दिल्ली से पहले भारत की जो राजधानी थी वो क्या थी? कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 कहाँ से प्रारंभ हुई थी? भारत के स्वतंत्रता की जो पहली लड़ाई लड़ी गई 1857 को, ये कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना मेरठ से ये शुरू हुई थी, मेरठ याद रखना। और तारीख क्या है? 10 मई 1857। मेरठ में स्थित छावनी की पैदल सैन्य टुकड़ी ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया, विद्रोह किया, अपने साथी सैनिकों को मुक्त करवाकर दिल्ली की ओर चल पड़ी। राजस्थान में ये 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से होती है 28 मई 1857 को। अगला क्वेश्चन है साथियों, और क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विदेश मूल का अध्यक्ष था वो कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विदेश मूल का अध्यक्ष, तो याद रखना यहाँ पर जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले का नाम याद रखना 1888। और कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में होती है। स्थापना किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापना होती है। और पहले अध्यक्ष की बात करें तो साथियों यहाँ पर आप याद रखेंगे बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इनकी स्थापना होती है। प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है व्योमेश चंद्र बनर्जी को, व्योमेश चंद्र बनर्जी को पहला अध्यक्ष बनाया जाता है। और कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष की बात करें तो दादा भाई नौरोजी, याद रखें। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो साथियों यहाँ पर बदरुद्दीन तेबजी आएगा यहाँ पर। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो सरोजिनी नायडू। देखो कितना सारा कंटेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो है ना मज़ेदार बात। यहाँ पर आपका समय बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला साथियों। और वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला और बढ़े और हम जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करते रहें। यहाँ पर देखो आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण परिषद की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पर आपको बताना है संविधान निर्माण परिषद की प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार।
29 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो नीलम संजीव रेड्डी। कौन याद रखेंगे? अरे नीलम संजीव रेड्डी को आप याद रखना। उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लेता है? देखो यहाँ पर उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लेता है? तो यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे? तो उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लेता है? तो इसके बारे में आप याद रखें, या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या फिर राष्ट्रपति बीमार हो जाता है, या फिर राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर, या राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर ऐसी कोई स्थिति होती है, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है। साथियों, इसके बारे में आपको ये भी नोट करना है, उपराष्ट्रपति की पदावधि की बात करें तो कौन सा अनुच्छेद इसका वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 67 याद रखना। कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष निश्चित किया गया है, लेकिन यह 5 वर्ष से पहले भी अपना त्याग पत्र देकर या संसद द्वारा हटाया जा सकता है। पर इसके बाद में देखो यहाँ पर राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति की बात हो रही है यहाँ पर। सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। और अनुच्छेद की बात करें तो साथियों यहाँ पर अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 64। इसके तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वह राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी, यहाँ पर एक नाम याद रखना, एक नाम क्या है? एंकाकागुआ, ये आप याद रखेंगे यहाँ पर। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है साथियों, और ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। कौन से तट पर स्थित है ये? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया झील है ये, और ये विक्टोरिया झील न्यांजा अफ्रीका की झीलों में से सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल की बात करें तो साथियों यहाँ पर इनका क्षेत्रफल याद रखना 68,800 वर्ग किलोमीटर। कितना है क्षेत्रफल? 68,800 वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्रफल है। और इसकी अधिकतम गहराई की बात करें तो 83 मीटर है। तो ये फैक्ट आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन। कौन था? मंडन था दोस्तों, मंडन, ये आप याद रखें। और निर्माण की बात करें तो राणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण होता है, कुंभल देवी की याद में, अपनी रानी कुंभल देवी की याद में इसका निर्माण 1448 से लेकर 58 में इसका निर्माण हुआ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ये भी नोट करनी है, प्रारंभिक निर्माण की बात करें तो साथियों संप्रति मौर्य हो जाएगा, संप्रति मौर्य याद रखना। और ये किला कहाँ पर है? ये दुर्ग कहाँ पर है? राजसमंद में है। और दुर्ग को क्या क्या बोलते हैं? इसको कटारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, इसको कुंभल मेरू के नाम से भी जानते हैं, इसे कहते हैं मेवाड़ का मेरुदंड, मेवाड़ का मारवाड़ सीमा का प्रहरी, मेवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली, और क्या बोलते हैं गुरुजी इसको? तो याद रखना, मेवाड़ मारवाड़ सीमा पर होने के कारण इसे बोलते हैं मेवाड़ की आंख। ये आप यहाँ पर देखें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? कत्था ये कौन से वृक्ष से निकाला जाता है? खेर, खेर वृक्ष याद रखना यहाँ पर। और इस वृक्ष का उपयोग किया जाता है कत्था उत्पादन में। यह वृक्ष सर्वाधिक उदयपुर क्षेत्र में पाया जाता है। उपयोग कस्तूर बनाने में किया जाता है इसका। कौन सी जाति ये सर्वाधिक कार्य करती है? तो कथोड़ी जाति याद रखना यहाँ पर। कथोड़ी जनजाति कत्था बनाने का काम करती है, कत्था निकालने का काम करती है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों।
राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है राजस्थान में? तो एरिडिसोल्स या एंटीसोल्स याद रखें यहाँ पर, एरिडिसोल्स व एंटीसोल्स। एरिडिसोल्स राजस्थान के चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर जिलों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? एरिडिसोल्स राजस्थान के चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर आदि जिलों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। इसके बाद में और देखो, अगला क्वेश्चन है, मानसूनी जलवायु की मुख्य विशेषता क्या? मानसूनी जलवायु की जो मुख्य विशेषता है वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, ये इसकी मुख्य विशेषता है मानसूनी जलवायु की। 39 नंबर का क्वेश्चन देखो, कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादन करता है? तो आपको क्या बताना है यहाँ पर? शहतूत रेशम उत्पादक राज्य कर्नाटक। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी की बात हो रही है तो बेंगलोर याद रखना यहाँ पर, बेंगलोर। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जयपुर में है। कहाँ पर है साथियों? अरे जयपुर में है ये तो। सीमेंट उद्योग की स्थापना की जाती है। सीमेंट उद्योग की स्थापना कच्चे माल की प्राप्ति स्थलों के समीप है। राजस्थान में अंतःप्रवाही क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। कौन सी है सबसे बड़ी नदी? घग्गर नदी है। अंतःप्रवाही क्षेत्र की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? घग्गर नदी। अगला क्वेश्चन, वालरा क्या है? वालरा आदिवासियों द्वारा की जाने वाली परंपरागत कृषि और इसी को बोलते हैं वालरा। आदिवासियों द्वारा की जाने वाली जो परंपरागत कृषि होती है, परंपरागत कृषि, उसे क्या बोलते हैं? वालरा। और ये किसके द्वारा की जाती है? आदिवासियों के द्वारा। चलो ठीक है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, सांवलिया जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सांवलिया जी का मंदिर कहाँ पर है? तो ये है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में है सांवलिया जी का मंदिर। और गोगामेडी नामक स्थान किस जिले में है? हनुमानगढ़ में है। गोगामेडी नामक स्थान है हनुमानगढ़ में है साथियों। 47 नंबर का क्वेश्चन है, कर्नल टॉड द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? कर्नल टॉड के द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? टॉडगढ़ याद रखना। और ये कहाँ पर है? ब्यावर। ब्यावर में है ये। इसके बारे में आप याद रखना, इसका प्राचीन नाम क्या है? बोरासवाड़ा। और दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? कर्नल जेम्स टॉड ने। दुर्ग में सशस्त्र क्रांति 21 फरवरी 1915 के क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक गोपाल सिंह करवा को यहाँ पर बंदी बनाया गया था, जहाँ से ये फरार हो गए थे। जहाँ से ये दोनों क्या हो गए थे? फरार हो गए थे, भाग गए थे। ढूंढाड़ स्कूल से संबंधित कौन सी शैली है? ढूंढाड़ स्कूल से संबंधित जो शैली है वो कौन सी है? आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, उनियारा, टोंक, शेखावाटी शैली। ये प्रमुख शैलियाँ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 49 नंबर का क्वेश्चन देखो, आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? तो विवाह से संबंधित है ये, विवाह से संबंधित। 50 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है? खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? खेजड़ली दिवस ये कब मनाया जाता है? तो साथियों 12 सितंबर याद रखना, यहाँ पर 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में राजस्थान में सबसे बड़ा पुरस्कार अमृता देवी समृद्धि पुरस्कार दिया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली ग्राम में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? वृक्ष मेला लगता है साथियों। अमृता देवी ने अपना पहला बलिदान दिया
और पुरुषों में प्रथम बलिदान अणदोजी ने दिया था साथियों। पुरुषों में पहला बलिदान किसने दिया था? अणदोजी जी ने। अणदोजी, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। महिलाओं में पहला बलिदान अमृता देवी ने दिया और पुरुषों में पहला बलिदान अणदोजी ने दिया था। और अमृता देवी बिश्नोई ने वृक्षों को कटने से बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपना बलिदान दिया। और ये घटना खेजड़ली जोधपुर में घटित हुई। यह घटना खेजड़ली जोधपुर में घटित हुई 28 अगस्त 1730 में। इसी प्रकार आप यहाँ पर यह भी याद रखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में पेड़ों को बचाने के लिए उत्तराखंड में, कहाँ पर? उत्तराखंड में चिपको आंदोलन भी हुआ था। क्वेश्चन है यहाँ पर 51 नंबर का क्वेश्चन देखो। और क्वेश्चन क्या है? टेराकोटा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जो टेराकोटा कला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? मोलेला, राजसमंद याद रखना यहाँ पर, और जालोर। राजसमंद और जालोर की प्रसिद्ध है ये टेराकोटा कला। इस कला में मिट्टी गोबर की आदिवासियों के देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है। खेमाराम मोहनलाल राजेंद्र इस कला के मूर्तिकार है। मोहनलाल कुमार को इस कला के लिए राष्ट्रपति अवार्ड 2012 में पद्मश्री मिल चुका है। और पोखरण पोट्री 2018 में इसको जीआई टैग मिला, यानी जियोग्राफिक इंडिकेशन। सुनहरी टेराकोटा पोट्री बीकानेर की प्रसिद्ध है। लाल सिंह बाटी जोधपुर यह प्रसिद्ध कलाकार है। और सफ़ेद व पिंक पोट्री पोखरण जैसलमेर की प्रसिद्ध है। 52 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर। 52 नंबर का क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन व विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन व विकास केंद्र की बात हो रही है, ये तो है जयपुर में। और नामकरण संस्कार का संबंध किससे है? नामकरण संस्कार जन्म से संबंधित है ये। 54 नंबर का क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना करने वाले कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का नाम याद रखना यहाँ पर। खालसा पंथ की जो स्थापना की थी वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। हुमायूंनामा ग्रंथ की रचना करने वाले कौन थे फिर? हुमायूंनामा ग्रंथ की रचना करने वाले, अरे गुलबदन बेगम का नाम याद रखे। गुलबदन बेगम ये थी हुमायूं की बहन। और हुमायूंनामा में क्या लिखा हुआ है, किसकी जानकारी देता है? तो याद रखना यहाँ पर, इससे जानकारी क्या मिलती है? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, पहली जानकारी। और दूसरी जानकारी, हुमायूं द्वारा राव मालदेव से सहायता मांगने संबंधित उल्लेख भी किया गया है। तो ये दोनों बातें याद रखें। तेजाजी का मेला कहाँ पर लगता है? तेजाजी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो पर्वतसर डीडवाना। कहाँ पर आयोजित होता है? पर्वतसर डीडवाना याद रखना। 57 नंबर का क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है? राज्य पक्षी गोडावण को कब राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया? राज्य पक्षी गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला? 21 मई 1982 को। कब? 21 मई 1982 याद रखना। और ये राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। गोडावण राज्य पक्षी है राजस्थान का। और इसके उपनाम क्या है? तो उपनाम याद रखना, इसे कहते हैं मालमोरड़ी, ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड, सोहन चिड़िया, ये सब इसके नाम है। और ये भोजन क्या करता है? अरे ये तो गोडावण तारामीरा का भोजन करता है साथियों। इसका भोजन क्या है? तारामीरा। सांकलिया विनाय केकड़ी, मरु उद्यान जैसलमेर, सोरसेन 12, यहाँ पर यह पाया जाता है साथियों। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है और इसे मालमोरड़ी कहते हैं। ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड के नाम से भी जाना जाता है ये। राज्य पशु की बात करें तो चिंकारा याद रखे, वन्य जीव श्रेणी में। और राज्य पशु ऊंट, ये पालतू श्रेणी याद रखना, पालतू पशु। राज्य पक्षी कौन सा? गोडावण। राज्य पशु चिंकारा, ऊंट। और राज्य वृक्ष खेजड़ी।
58 नंबर का क्वेश्चन देखो, संकलिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण कहाँ पर उपलब्ध हुए? संकलिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण कहाँ से उपलब्ध हुए? बेराठ याद रखना। और 59 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातत्व व संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? 1950 को। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन 1950 में हुआ था। ये फैक्ट आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके बाद में देखो, आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो वह पुरा स्थल कौन सा है? गणेश्वर। तो दोस्तों, ये थी आज की सीरीज, जिसमें हमने कुल 60 क्वेश्चन देके विस्तार से विस्तृत रूप में पढ़ने की कोशिश की। सीरीज अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, और साथ में ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें, ताकि अगली वीडियो आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और इस सीरीज को सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र हमसे जुड़ सके। तो मिलेंगे अगली सीरीज में, अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।